डॉक्टर अजय चौटाला जी दुष्यंत चौटाला जी कभी नहीं चाहते थे कि परिवार का अलगाव हो। जी श्रीमती नैना चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला दोनों ने खेल बिगाड़ा। आपके सिर पर ठिकरा फोड़ा जाता है कि आपने खेल बिगाड़ा। नहीं, ये वो लोग कहते हैं जो इंडियन नेशनल लोग। मैं भी पूछ रहा हूं आपने खेल क्यों बिगाड़ा? हाँ, नहीं, मीना बाग में कोठी होती थी। उस मीना बाग की कोठी में चौटाला साहब बैठे थे और मेरे चाचा अभय सिंह चौटाला जी बैठे थे। दुष्यंत जी को बुलाया था, मेरे को बुलाया था और बेशर्ते हमने कहा था भाई हमारी दादी को भी साथ बिठा दो। जो गोहाना की रैली में जो हुटिंग हुई, जो परिवार के रिश्तों में दरार आई, जो खेल बिगड़ा, वहां से बिगड़ा। आपको क्या लगता है जीवन में मलाल है जो गोहाना में जो प्रकरण उससे? अरे हमें अच्छा, अगर मुख्यमंत्री की लड़ाई थी, अगर आपके चाचा मुख्यमंत्री की बन जाते कि अगर दुष्यंत जी जब पिपली वाला मामला हुआ, अगर उस वक्त इस्तीफा देकर बीजेपी से बाहर आ जाते तो हीरो होते। कि जब मैंने एक दफे चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए तो मुझे शाम से पहले ये फोन आ गया कि वो तो जेल में पड़े हैं। अच्छा, जेल में है नहीं, सच करें आप? जेल में पड़े हैं और जाके उन्हें जेल से निकाल ले। नारे लगाने हैं तो मेरे लगाया कर। मैं उम्मीद करूंगा कि दिग्विजय सिंह चौटाला ये सच कह रहे हैं। अरे मुझे किस बात का डर थोड़ी है, मैं तो कभी किसी इनसे तो मैं डरा ही नहीं। स्थितियों में भी हो सकता है कि मेरे से कभी कोई भूल हो गई हो, किसी और से हो गई हो, ना चाहते दुष्यंत जी से कोई हो गई हो, या हमारे में कोई कमी रही हो। मगर एक बात का फैसला चौटाला साहब ने कर दिया है एक बंद कमरे में, तो चौटाला साहब का किया हुआ फैसला तो हमारे लिए खुदा का फैसला था। अगर वो ये कहते थे कि मेरे नारे लगा मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, तो मैंने कहा जी ये बात अगर चौटाला साहब हमें कह देंगे तो हम उस बात को स्वीकार लेंगे, सहज स्वीकार लेंगे। बद्दी बद्दी गालियां निकाली और हमें गालियां निकाली हमारी परिवार के लिए, यानी मेरी माता जी के लिए, और पता नहीं, अब मैं उन बातों को नहीं कैमरे पे कहना। जब रस्म पगड़ी की बात आई, पूरे उत्तर भारत की निगाह इस बात की तरफ थी कि जो बड़े बेटे हैं वो अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हरियाणा की राजनीति चौधरी देवीलाल परिवार के बगैर पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कोई भी प्रसंग उठा लीजिए हरियाणा की राजनीति का, कहीं न कहीं से तार चौधरी देवीलाल परिवार से जुड़ जाते हैं। बहुत व्यापक परिवार है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और चौधरी देवीलाल की जो राजनीति रही है वो एक सिद्धांतों की राजनीति रही है। उस प्रकार के राजनेता धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला मौजूद हैं। सबसे पहले चौटाला साहब राम राम। राम राम। चौटाला साहब देखिए, जो आपका परिवार है जी, यूं कह सकते हैं कि राजनीति की यूनिवर्सिटी है जी, और कोई इसमें यह भी नहीं कि कोई शंका वाली बात हो जी। वाकई में इतना बड़ा परिवार, इतने सारे लोग राजनीति कर रहे हैं जी। जब पीछे ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ जी, मेरे हिसाब से, जो मैं राजनीति चीजों को कवर करता हूं, किसी परिवार को लेकर, हरियाणा ही छोड़िए, हमारे पास हरियाणा से फोन, यूपी से फोन, राजस्थान से फोन, पूरे उत्तर भारत से फोन आ रहे थे कि लोग जिस प्रकार से हमारे गांव देहात में अगर किसी के घर पे शादी है, कोई परिवार का मेंबर रूठ जाता है, उसको मनाने के जो प्रयत्न किए जाते हैं, उसी प्रकार से कि परिवार एक हो जाए, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, इतने चिंतित। यानी कि चिंता हम किसके लिए करते हैं? जिनसे दिल का जुड़ाव होता है। जी, जी। इस परिवार से जनता का विशेष जुड़ाव है जी। और आप उस परिवार के वारिस हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला क्या फील करते हैं? इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं कि जो प्रजातांत्रिक प्रणाली होती है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें जनमानस की जो भावना है, मूल भावना जो है, वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। यस। और जो जब नगाड़ा बजता है तो उसको समय पर सुन लेना चाहिए जी, अन्यथा फिर उससे जो है ना कहीं बाद में जाकर के आदमी पछताता है, रिग्रेट करता है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ये परिस्थितियां क्यों बनी। इससे हरियाणा की जनता जो है वो तय तक इस बात को सारी को जानती है। मगर जब बन जाती है कोई चीज, उसमें दोष किसी का हो, किसी का ना हो, जो जिम्मेवार होता है उससे ये उम्मीद होती है कि वो उसको दुरुस्त कर ले, सुधार ले। जी। और जो आपने इंसिडेंट जिक्र किया कि चौटाला साहब के चले जाने के बाद, चौटाला साहब के चले जाने के बाद उनके परिवार में, वैसे तो हमारे परिवार में रणजीत सिंह सबसे बड़े हैं, मेरे दादाजी। हाँ बिल्कुल, फिलहाल वो बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं। मगर इमीडिएट फैमिली में, चौटाला साहब की फैमिली में अगर मानूं तो मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और मेरे पिताजी ने
आज से नहीं, बल्कि क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, विनम्र स्वभाव के धनी है जी। और उनकी छवि जो है वो पूरे प्रांत में, देश में, प्रदेश में लोग यही मानते हैं कि ये जोड़ने वाले लोगों में से रहे हैं। जब भी आप इतिहास उठा करके देखो, सरकार जब पुरानी चौटाला साहब की थी या उसके बाद पार्टी को दोबारा खड़ा करने की बात आई, तो उनकी सदैव छवि ये रही कि कोई किसी से नाराज होता मगर डॉक्टर साहब जाकर के उन्हें मना लिया करते। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन परिस्थितियों में भी हो सकता है कि मेरे से कभी कोई भूल हो गई हो, किसी और से हो गई हो, ना चाहते हुए दुष्यंत जी से कोई हो गई हो, या हमारे में कोई कमी रही हो, मगर डॉक्टर साहब ने सदैव जेल में रहते हुए भी और इस इंसिडेंट के बाद, जिस इंसिडेंट का आपने जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली जब चौटाला साहब चले गए, तो डॉक्टर साहब ने सदैव ये बात कहा, प्रयास किया, उनके जब दिन थे उनमें भी डॉक्टर साहब की ये सोच रही कि परिवार किसी ना किसी तरीके से एकजुट हो जाए। ठीक बात है। और लास्ट तक वो करते रहे, बीच में उनके बयान भी आते रहे, उनके भी आते रहे, हम सब भी कहते रहे, आप लोग भी कहते कि रहे, मूल जन भावना जो है उसकी कदर होनी चाहिए। मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैंने कहां से चुनाव लड़ना है, मैंने क्या बनना है, दुष्यंत जी ने क्या बनना है, या किसने क्या बनना है, ये इससे लोगों को कोई परवाह नहीं है। लोगों को परवाह है हरियाणा को कैसे बचाना है। हरियाणा को आज अगर कोई इस व्यवस्था को टक्कर दे सकता है तो लोगों की एक ये भावना थी, मगर उस भावना की कुछ लोगों ने कदर नहीं की, तो उसका परिणाम ये रहा कि वो बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो चाह करके भी संभव नहीं हो पाई। अच्छा, जब वो सारा कुछ चल रहा था, जब रस्म पगड़ी की बात आई, पूरे उत्तर भारत की निगाह इस बात की तरफ थी कि जो बड़े बेटे हैं वो अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं। देखिए, ये सारी चीजें हम सब आम घरों में होती हैं, लोग इन चीजों को बखूबी जानते हैं। ठीक है कि राजनीतिक तौर पे आप लोगों के मतभेद हो सकते हैं। अपने हरियाणा में भी जो हमारा जो समाज है उसके अंदर, जैसे हमारी बागड़ी बेल्ट हो गई, आगे चले जाएं तो देश वाली बेल्ट है, जींद चले जाएं तो बांगर बेल्ट है, थोड़ी आगे चले जाएं तो कैथल करनाल की इस तरफ की अलग बेल्ट है, एक तरफ मेव बेल्ट है, एक तरफ इसको भी बागड़ी कहते हैं जहां आप और हम बैठे हैं, मगर ये अलग कल्चर है। तो अलग अलग होता है। मूल रूप से हमारी तरफ ये माना जाता है कि जो रस्म की पगड़ी जिसको कहते हैं, वो इन लॉज जो होते हैं परिवार के, वो लेकर आते हैं, वो लेकर के आते हैं। यस। तो वो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, बट कुछ जगह अलग होता है कि जो है ना, तो मगर हमारी पाग बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो जो मूल रूप से वो रस्म की पगड़ी होती है। और जो भी हुआ उस दौरान, मैं तो उस पर कमेंट करने वाला, खैर मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, क्योंकि मेरे लिए तो बड़े हैं मेरे परिवार के और मैं सबका सम्मान करता हूं, मगर मैं ये मानता हूं कि वो एक आम जो सोशो सर्कल में, मतलब एक सामाजिक परिदृश्य में उसका एक मजाक सा बन गया। जी जी। जो परिचलन था वो ऐसा नहीं था, मतलब जो कुछ भी प्रोटोकॉल कह लीजिए, प्रोटोकॉल को, उस परिचलन को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, तो उसको अपने तरीके से किया, अपने तरीके से उसका वो जो वो करा, तो उसका असल देखिए, राजनीति अलग चीज है, अलग, परंतु एक सामाजिक चीज थी वो सामाजिक है। हाँ, सामाजिक तौर पर बहरहाल हम राजनीतिक लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा हर एक जो मूव है जीवन का, वो कहीं ना कहीं इस चीज से वो होता है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमें हर जो स्टेप होता है जीवन का बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि उसके राजनीतिक मायने हो, चाहे सामाजिक ही मूव क्यों ना हो। मगर मैं ये मानता हूं कि वो जो भी कुछ लोगों ने किया, उसका एक नकारात्मक सा नजरिया समाज के बीच में गया और एक मजाक सा बन गया। जबकि जो देवीलाल जी के जो परिवार की जो वैल्यूज हैं, हमने देखा कि अन्य परिवारों में बहुत कुछ हुआ, सड़कों पर लोग आए, इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये जो कहने की, चर्चा करने की आज हम भी चर्चा कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो घटना घटी। अगर वो नहीं घटती तो ऐसी कोई बात करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। थोड़ा देखिए, उस वक्त वो चीज सामाजिक तौर पे आपके दिल में भी लगी होगी, क्योंकि विवाह शादी का प्रोग्राम है या इस प्रकार का कोई सामाजिक प्रोग्राम, जो पारिवारिक प्रोग्राम होते हैं, और जो काम हमारे द्वारा होना चाहिए, जहां हमारा मान सम्मान होना चाहिए, बात होती है कि उस पॉइंट पर हमें याद किया गया कि नहीं किया गया। अब पाक की बात नहीं, आपको पाक बहुमूल्य थी, लेकिन वो उस दायरे में बहुत बहुमूल्य थी वो। हाँ, इस बात पे कोई दो राय नहीं। और वो उस हिसाब से बड़े बेटे के सिर पे सजनी चाहिए थी। परंतु आपको कुछ यूं लगा कि कुछ जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति से प्रेरित कुछ घटनाक्रम हुए। बहरहाल जो है ना, वो चीजें पीछे चली जाती है। मेरे पिता ने एक बेटे होने का दायित्व जीते जी जब से सुध संभाली उन्होंने ताऊ उम्र जीवन में संघर्ष किया,
और जब जेल काटने की बारी भी आई तो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जबकि वो तो उस केस में नामजद भी नहीं थे। एडिशनल चार्जशीट के अंदर उनको नामजद किया गया था, जबकि उनका नाम भी किसी उसमें नहीं था, कन्फेशन में नहीं था, और कोर्ट रूम में एक आ गया था कि कोई भाई साहब थे। मैं और थोड़ा याद भी दिला दूं, मगर उन्होंने हंसते हुए इस सजा को इसलिए स्वीकार लिया कि उनके बूढ़े पिताजी यानी मेरे दादाजी जेल में कहीं अकेले ना रह जाएं। और मेरे पिताजी ने जेल के अंदर भी जो समय गुजारा वो इसी चिंता में गुजारा कि वो उनके पिताजी के जो स्वास्थ्य यानी मेरे दादा का स्वास्थ्य, उनकी तबीयत, और एक लोह पुरुष का, एक शेर योद्धा का इस तरीके से जेल में जो है ना बेड़ियों में जकड़ा रहना, तो वो जब भी हम जाते थे जेल में वो अपनी कम चिंता करते थे, ये चिंता करते थे कि कहीं इनको कुछ ना हो जाए। उस वक्त डॉक्टर अजय चौटाला हंसी हल्के के दौरों पर थे, मैं थोड़ा याद दिला दूं। हाँ जी, हाँ जी। और मैं वो कवर कर रहा था उस वक्त जी, जिस वक्त ये समाचार आया, घटनाक्रम घटा, फिर वो अगले दिन वो दौरे वहीं रुक गए, वो हंसी हल्के के दौरों पर थे। जी, जी। और वो सारी चीजें हमने बखूबी बड़ी नजदीक से देखी हैं। जी साहब। एक आम धारणा ये है जनता में कि इस तरह की चीजें गई हुई हैं कि ये मानते हैं कि डॉक्टर अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, कभी नहीं चाहते थे कि परिवार का अलगाव हो। जी। श्रीमती नैना चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला दोनों ने खेल बिगाड़ा। आपके सिर पर ठिकरा फोड़ा जाता है, आपने खेल बिगाड़ा। नहीं, ये वो लोग कहते हैं जो इंडियन नेशनल लोग। मैं भी पूछ रहा हूं आपने खेल क्यों बिगाड़ा? हाँ, नहीं, हमारे पर ये आरोप लगता है, मगर मेरी तो समझ से ही परे है। हमने खेल बिगाड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब ये खेल एक बार बिगड़ गया था, उसके बाद भी जब चौटाला साहब की कोठी पर, मीनाबाग में कोठी होती थी, उस मीनाबाग की कोठी में चौटाला साहब बैठे थे और मेरे चाचा अभय सिंह चौटाला जी बैठे थे। दुष्यंत जी को बुलाया था, मेरे को बुलाया था, और बुला करके हमारे को ये कह दिया गया था कि तुम्हें कोई चिंता अपने भविष्य की करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम इसको नेता स्वीकार लो। तो हमने तो नेता उनको पहले भी स्वीकारा था, और उस दिन की मीटिंग 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैं बात कर रहा हूँ 11 या 12 बजे की, अच्छा, और 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई थी। तो हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी हो गए थे, बेशर्ते हमने कहा था भाई हमारी दादी को भी साथ बिठा दो, सो दैट एक मैसेज और स्ट्रॉन्ग चला जाए। वो बड़ी थी, कोई वो बड़ी थी। तो चौटाला साहब इस बात के लिए राजी हो गए, हम अपने घर चले गए। और जब ये पता चला इन लोगों को, और विशेष तौर पर उस व्यक्ति को जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिक्र नहीं करूंगा, तो फिर पीछे से उन्होंने एक बड़ा, भाई ये 18 जनपद पर गए और वहां पर क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा जमा थी, कम से कम हजारों लोग वहां जमा थे। फिर कुछ लोग उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे, उनने आकर 80-80 साल के बुजुर्गों को बद्दी बद्दी गालियां निकाली, और हमें गालियां निकाली, हमारे परिवार के लिए यानी मेरी माता जी के लिए, और पता नहीं, मैं उन बातों को नहीं कैमरे पे कहना, इतना ज्यादा स्तर को गिरा दिया। हाँ, उस समय मैं ये कहने वाला जरूर था कि अब जो है ये पानी जो है सिर के ऊपर से चला गया, कि हमने जो अपने लिए सुनी वो सब बातें एक सीमा तक, यानी कुछ भी सहने कौन तैयार थे, मगर एक आदमी अपनी उसके जो है ना डिग्निटी को नहीं उस पे दाव पे लगा सकता। तो वो तो बिल्कुल ही, मतलब इस हद तक भी हमारे पर विश्वास नहीं कर पाए कि 11 बजे से 4 बज जाए। तो फिर ऐसा था, दुष्यंत जी कूल थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कूल थे, आप थोड़े से हाइपर थे? नहीं, मैं हाइपर तो बिल्कुल नहीं था, और ना मैं हाइपर कभी होता हूँ। ये भी परसेप्शन लोगों ने बना दी, पता नहीं क्यों बना दी। मेरे से ज्यादा तो बल्कि और लोग होते हैं, मैं तो कभी भी नहीं होता। मैं तो बल्कि बहुत ज्यादा विनम्रता से सब चीजों को स्वीकार लेता हूँ। मगर मैं, हाँ, इस बात को लेकर के, इस बात का विरोधाभास मैंने किया कि मैंने कहा ये इन्हें नहीं करना चाहिए था, जो दोबारा इन लोगों ने, जब एक बात का फैसला चौटाला साहब ने कर दिया है एक बंद कमरे में, तो चौटाला साहब का किया हुआ फैसला तो हमारे लिए खुदा का फैसला था। उसके बाद तो धरती इधर से उधर हो जाए, तो उसको बदलने का तो सवाल ही नहीं था। फिर कौन ताकतें थी जो पता है? वही तो, यही तो लोग थे सारे। अच्छा, कोई बाहर के लोग भी थे क्या? बाहर के लोग नहीं थे, ये परिवार के लोग ही थे। अच्छा, बाहर का कोई इसमें नहीं था? नहीं, बाहर का कोई था। कई बार एक चीज ये आती कि कुछ बाहर के लोगों ने, नहीं, कोई बाहर के कोई लोग नहीं थे, ये सब झूठ की बातें। अच्छा, सब झूठ की बातें, यही लोग थे, ये गिने चुने 2-4 लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा कैमरे पे। जी, खामखा उन बातों का। जी। दूसरा एक जो गुहाना का प्रकरण था, ये पब्लिक में ये चीज आप भी ने भी सुनी होगी। ये माना जाता है कि जो गुहाना की रैली में जो हुटिंग हुई, जो परिवार के रिश्तों में दरार आई, जो खेल बिगड़ा, वहां से बिगड़ा। आपको क्या लगता है? मैं हुटिंग एक आदमी से करवा सकता हूँ, पूनिया साहब, मैं 2 से करा सकता हूँ, 200 से करा सकता हूँ। मैं 2 लाख आदमियों से हुटिंग कराने का समर्थ कैसे हो सकता हूँ? और जब मैं ही इतना सक्षम हूं, और जब मैं 2 लाख 2.5 लाख आदमियों से एक इशारे पे करवा सकता हूं, तो फिर उनको पेट में दर्दी किस बात का है? जब वो समझते हैं कि मेरी हैसियत ही कुछ नहीं, जब मैं उस लायक ही नहीं, तो मेरे पे शक किस बात का कर रहे हैं?
मैं जो लोग कहते दो बातें कह रहे हैं आप। मैं दो बातें नहीं कह रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं उन लोगों से कि जो वहां 90-90 साल के बुजुर्ग अपनी मूल भावना प्रकट कर रहे थे, तो वो मेरे कहने पे कर रहे थे क्या? नहीं, इसका दो मतलब हो गए। इसका एक मतलब तो ये हो गया, अगर जनता हमारे लिए वोटिंग करी तो फिर हमें चाह रही थी, चाहने की बात नहीं। नेता तो हम लोग तो चौटाला साहब को चाह रहे थे। अच्छा, कि चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने। इनसे भी, इस बात से भी इस व्यक्ति को समस्या थी कि जब मैंने एक दफे चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए, तो मुझे शाम से पहले यह फोन आ गया कि वो तो जेल में पड़े हैं। अच्छा, जेल में है नहीं, सच करें आप? जेल में पड़े हैं और जाके उन्हें जेल से निकाल ले। नारे लगाने हैं तो मेरे लगाया कर। मैं उम्मीद करूंगा कि दिग्विजय सिंह चौटाला ये सच कह रहे हैं। अरे मुझे किस बात का डर थोड़ी है, मैं तो कभी किसी, इनसे तो मैं डरा ही नहीं। यही तो, इसलिए तो कहते हैं भी खेल बिगाड़ने लायक था। अगर वो ये कहते थे कि मेरे नारे लगा मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, तो मैंने कहा जी ये बात अगर चौटाला साहब हमें कह देंगे तो हम उस बात को स्वीकार लेंगे, सहज स्वीकार लेंगे। मगर जीते जी अगर हम मुख्यमंत्री बनने के नारे लगाएंगे तो चौटाला साहब के लगाएंगे। अच्छा, इस बात से इन लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा थी। ये पावर ग्रीडी लोग हैं। इन लोगों ने, आप ये देखो ना संघर्ष क्या किया। जो ये कहते हैं मैं 3-4 बार दफे एमएलए बन करके आया, ये एमएलए बाय इलेक्शन में बने थे। जब चौटाला साहब एमएलए बन जाया करते तो अपनी एक सीट छोड़ देते थे जिससे जाकर जीत जाते थे। ये एक बार संगरिया से चुनाव लड़े, ये 7वें नंबर पे आए। ये लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, मेरा भाई भी चुनाव लड़ा है, आज तक अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं। और ये कहते हैं कि मैं अपने बेटों को एमपी बना देता, मैंने तो दुष्यंत को बनाया। अरे समझदार आदमी, क्यों जनता को बरगला रहे हो? ना तो दिग्विजय, ना करण, ना अर्जुन, तीनों की उम्र ही नहीं थी। अच्छा, ये बात वैसे आपकी। इस बारे में कोई सोचता ही नहीं। उम्र सिर्फ एक व्यक्ति दुष्यंत चौटाला की थी और उसकी भी उम्र हुई थी। ये जिक्र भी चला था, ये खबरें भी बनी थी। तो लोग पता नहीं क्यों समझते नहीं और क्यों इनके बहकावे में, बट वो कहते हैं ना कि कभी समय खराब हो तो जो विपरीत हवाओं के थपेड़े लगते हैं, तो ठीक है। हमने भी बहुत कुछ सीखा जीवन में। मलाल है जो गोहाना में जो प्रकरण, उससे अरे हमें तो हर चीज का मलाल है, किसी परिवार के टूटने का मलाल होता ही होता है, और आज भी हमें मलाल है। परिवार टूटना कोई अच्छी बात नहीं है किसी का भी। हम तो राजनीतिक लोग हैं, हमारे पर लाखों लोगों की, हरियाणा प्रदेश के करोड़ों लोगों की नजर है, प्रदेश से बाहर के लोगों की नजर है इस परिदृश्य पर। एक किसी साधारण व्यक्ति का भी घर टूट जाए तो उसकी भी पीड़ा होती है। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री की लड़ाई थी, अगर आपके चाचा मुख्यमंत्री की बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी। अरे बनना भी तो उन्हीं ने था। मगर कुछ लोग जो, एक तो इनकी पार्टी के जो आज के दिन के अध्यक्ष हैं, और कुछ और लोग जिसमें मैं नाम तो नहीं लूंगा, अब वो कांग्रेस में है, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, विधायक भी, और अन्य कुछ ये गिने चुने, ये लोग इस बात के लिए एंडोर्स कर रहे थे कि अजय सिंह चौटाला के परिवार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का इससे सुनहरा अवसर नहीं आएगा जी, इनको निकाल दो। अच्छा, मैं मान सकता हूं कि दिग्विजय का जुर्म हो, मैं मान सकता हूं कि दुष्यंत गुनहगार हो, जो अजय सिंह चौटाला जेल में बैठे हैं उनको पार्टी से निकालने का क्या औचित्य है? उनने कहा पहले तो इन दोनों को निकालो और पीछे पीछे ये पीछा भी छुड़वा लो। तो प्लानिंग थी सारी? नहीं, मुझे ये 2013 से थी। अच्छा, ये 18-19 का खेल नहीं है। अच्छा, पहले से प्लानिंग थी। ये जो आज सिंपैथिक हो रहे हैं ना, जो लोग इस पार्टी में वापस आकर के ये कह रहे हैं ना कि हम तो अजय सिंह जी की वजह से गए थे 2009 में, जब अजय सिंह जी की वजह से तुम बताते हो गए थे, और आज वापस आकर के बड़ी बड़ी हुंकारे भर रहे हो। उस समय तो 32 सीट आई थी और तुम अपने आप में इतने बड़े नेता थे तो पार्टी के साथ लग करके सैक्रिफाइस करते और वो 40 का आंकड़ा पार करते। नहीं, वो तो अब ये कह रहे हैं, मेरी एक दफा उनसे बात हुई थी प्रोफेसर संपत सिंह से। उन्होंने उस टाइम मेरे को ये कहा था कि मैं बड़े चौटाला साहब से नाराज था। मैंने बड़े चौटाला साहब को कहा था कि मेरी सपोर्ट कीजिए, मेरे लिए यहाँ आप रैली कीजिए और दौरे कीजिए आप। उन्होंने कहा था कि मैं भिवानी जा रहा हूँ, वहां अजय सिंह का चुनाव फंसा हुआ है। तो फिर मैंने कहा था फिर उन्होंने मेरे को आंसर दिया था कि मुझे मेरे बेटे की चिंता है, तो मुझे वो चीज फील हुई थी, मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी है। अब देखिए वो बड़े साहब चले गए हैं, अब वो आ गए हैं, तो प्रत्यक्ष तौर पर बड़े साहब तो उसका जवाब नहीं दे सकते। हाँ। तो अब वो जो भी बोलेंगे वही सत्य होगा। वही सत्य होगा। बहरहाल इन बातों को छोड़ देना चाहिए, बहुत आगे बढ़ गए हैं जी चीजों से। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो ये अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, बार बार ये कहते हैं लोग, ये कहते हैं कि वो तो अपने बेटों को एमपी बना लेता, तुम्हें बनाया। अरे भले मानसो, मैं भी बनने लायक नहीं था। ठीक बात है। वो तो आपसे भी छोटे हैं, वो तो मेरे से भी 2-2 साल छोटे हैं। 2-2 छोटे हैं, सब में 2-2 साल का फर्क है जी। बल्कि जिस 86 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें उस टाइम तो दुष्यंत भी नहीं पैदा हुआ होगा। दुष्यंत भी उसके बाद पैदा हुआ। उसके बाद 87 में तो मेरे पिताजी की शादी हुई, 88 में वो पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात ये है, देखिए मुख्यमंत्री की,
जनता भी ये समझना चाहती है और हम भी समझना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के लिए 46 सीटें चाहिए, जी, चाहे दुष्यंत बनो, चाहे अभय सिंह चौटाला बने और चाहे अजय सिंह चौटाला बने। जब तक आप लोगों की 46 सीटें नहीं आएंगी, जब तक आपके पास वो जुगाड़ नहीं होगा, तो फिर ये तो बेमतलब की लड़ाई है। ये दरअसल लड़ाई ही बेमानी इसलिए है, मुख्यमंत्री की बात तो जनता तय करेगी। यही तो कह रहे हैं ना, और पहले 46 का जुगाड़ तो कीजिए। मुख्यमंत्री की लड़ाई में तो अभी 4.5 साल बाकी है। वो लड़ाई तो अभी कोई विषय ही नहीं है, विषय ही नहीं है। अभी तो विषय जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, युवा विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, कमेरा वर्ग विरोधी नीतियां हैं, कर्मचारी व्यापारी वर्ग विरोधी नीतियां हैं, उस पे आएंगे। मैं एक आखिरी सवाल, उससे लड़ाई लड़ने का है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये 4 साल बाद तय होगा। लोकसभा का चुनाव आएगा, उससे माहौल पैदा होगा, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव आते आते इन बातों का लोग अपने मन में फैसला करेंगे। एक बात जरूर तय है कि पिछली बार जो हरियाणा की जनता ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दाव लगाया था, आज मैं उनके, जिसको वो गढ़ कहते थे, मैं तो नहीं मानता राजनीति में गढ़ होते हैं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं, उस क्षेत्र में था। और वहां पर बुजुर्गों का यही कहना था कि दिग्विजय जी, हमने उन पर पूर्णतः 3 बार विश्वास कर करके देख लिया, मगर वो पूर्णतः कभी भी हमारे विश्वास को चंडीगढ़ के पार नहीं पहुंचा पाए। तो अब आगे आप लोग इस जिम्मेवारी को संभालो। अगर आप 10 ला सकते हो तो ये सारा इलाका साथ लग जाए, तो आप उस तरफ भी सोच सकते हो। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा हुआ है। एक कर्मयोगी, एक विनम्र स्वभाव का धनी, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, 36 दुष्यंत जी पर जो सबसे बड़ी, मैं जो छाती ठोक के कहता हूं कि कोई ऐसा आदमी हरियाणा में पॉइंट करने वाला नहीं है कि इसने कभी जाति पाति की बात की। अच्छा, एक चीज आती है दुष्यंत जी के ऊपर कि अगर दुष्यंत जी जब पिपली वाला मामला हुआ, अगर उस वक्त इस्तीफा देकर बीजेपी से बाहर आ जाते तो हीरो होते। मैं भी आज कुछ लोग तो ये भी कह देते कि वो मुख्यमंत्री। दुष्यंत प्रकाश, क्या मानते हैं? दुष्यंत सरदार प्रकाश सिंह बादल से बड़े नेता हैं क्या? नहीं। सरदार प्रकाश सिंह बादल जो देवीलाल के बाद इस देश में किसानों के सबसे बड़ा नाम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो स्वर्ग में है और जनता नर्क में है। और वो भी सरदार प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वधु ने इस्तीफा दिया, मूल उसके बाद तुरंत चुनाव हुए। क्या रिजल्ट रहा? सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को चुनाव हारना पड़ा कि नहीं हारना? बिल्कुल, खुद लंबी से हारे। वो हारे कि नहीं हारे? बिल्कुल, जो उनका गढ़ बोला जाता है। चुनाव हारे थे? वो नहीं हारे थे। तो ये उस बात का जवाब क्यों नहीं देते? जो इस तरह का आकलन करते हैं, ये सब बेमानी बातें हैं। अगर हम इस्तीफा दे देते तो यही लोग जो हमारा विरोध करने वाले लोग हैं, ये कहते रहे तुमने तो किया ही नहीं कुछ, तुम्हें तो लोगों ने उप मुख्यमंत्री बनाया था, 4 साल में किया क्या तुमने? आज मैं बता सकता हूं, हमने 50% रिजर्वेशन महिला को दिया, महिला को राशन डिपो के अंदर हकदार बनाया, हम खरखोदा के अंदर मारुति का प्लांट लेकर के आए, हम सोहना के अंदर सबसे बड़ी बैटरी की कंपनी लेकर के आए, हमने इसकी बुढ़ापा पेंशन जो है वो 1000 रुपए बढ़ाई, किसानों के खाते में हमने सीधा पैसा डलवाया, हमने 16 फसलों पर MSP देने का काम किया। और कितने गिनवाऊं? ये ठीक है, आप ये जो काम गिनवाते हैं, और 75% बिल को हमने लागू कर दिया था, मगर इन लोगों की नियत में खोट था। ये इंडस्ट्रियलिस्ट को ले गए, जबकि मारुति के MD भार्गव साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था, अगर दुष्यंत ने ये लागू किया है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, और मारुति के खरखोदा प्लांट में 30,000 नौकरियों में 75% रिजर्वेशन हरियाणा का होगा। ऑन रिकॉर्ड, कहीं भी हिंदुस्तान टाइम की खबर है। देखिए, दुष्यंत के बारे में जो पढ़ा लिखा तबका है, इवन काफी सारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मेरी उनके साथ उठ बैठ है। जो इनेलो से जो लोग, एक तबका था जो इनेलो से चिढ़ता था, ठीक है, गुंडों की पार्टी बोलता था, वो लोग भी तारीफ करते हैं दुष्यंत चौटाला, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे एक बात बताओ आप, आज भी उन लोगों की भाषा क्या है जिसको आप इनेलो कहते हो? वो अभी भी तो यही कह रहे हैं मैं मुर्गा बना दूंगा। वो तो विधायकों को मुर्गा बनाएंगे तो जनता का क्या बनाएंगे? लेकिन दुष्यंत ने अपनी छवि अलग पेश की, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको समझदार नेता एक कैटेगरी में लोग मानते हैं और पढ़ा लिखा तबका मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक चीज और चलती है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर दुष्यंत बीजेपी के साथ नहीं होता, जो टिकरी बॉर्डर पे फोर्स लग गई थी, उस दिन किसानों पर लाठीचार्ज होना था, वह